आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक स्टोरी से जिसमें गुरप्रीत, माधो और टीना ये तीनों क्या करते हैं, एक विलेज से पास कर रहे हैं जहाँ इन्होंने फार्मर टिलिंग लैंड देखा। जो फार्मर ने टिलिंग कर रखा था लैंड पे, तो उन्होंने बोला, जो फार्मर है फार्मर ने उससे बोला कि वो इस पे वीट ग्रो करेंगे, मैन्योर ऐड करेंगे, फर्टिलाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा लैंड फर्टाइल हो जाए। तो उन्होंने बच्चों को बोला कि जो ये वीट है वो मार्केट में लेके जाएंगे जहाँ पे उन्हें इसके बहुत अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। और जो मार्केट में जो वीट, फिर इसको इंडस्ट्रियलिस्ट लेके जाएंगे, फिर इसका इंडस्ट्री में ब्रेड और बिस्किट बनाएंगे इसी आटे से। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, इसमें 3 एक्टिविटीज थी। एक थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी? वीट को ग्रो करना फार्मिंग लैंड पे। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या थी? वीट को बिस्किट और ब्रेड में कन्वर्ट करना जो इंडस्ट्री में होता है, तो इसे सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे। टर्जरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिसमें जो ये वीट है वो वहां तक लेके गया इंडस्ट्री तक, तो इसे टर्जरी एक्टिविटी बोलेंगे। टर्जरी एक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों को। Primary activities include all those connected with the extraction and production of natural resources. जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा है। फिशिंग में, गैदरिंग में। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोसेस करना फैक्ट्री में, जैसे जो गेहूं था उसका ब्रेड में बनाया गया, उसको प्रोसेस करना सेकेंडरी एक्टिविटी था। एग्जाम्पल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्रॉप, ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। टर्जरी एक्टिविटीज में क्या होगा? टर्जरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट हो गया। जो हम एजुकेशन है वो भी एक टर्जरी एक्टिविटी है क्योंकि उसमें भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही, तो इसीलिए इसको टर्जरी एक्टिविटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल आप लोग याद रखो और प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखो, सेकेंडरी एक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखो। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें ग्रो होता है क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अगर कोई पूछेगा जो लोग भैंस वगैरह जो रखते हैं अपने घर में, तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट है या नहीं, जिससे वो डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क वगैरह जो मिलता है उससे, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी ही है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में 50% पीपल ऐसे हैं जो इंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, एग्जैक्टली बोला जाए तो फार्मर्स 50% जो पीपल हैं पूरी दुनिया के, वो फार्मर्स हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हो जाती है। एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी होना चाहिए ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल और क्लाइमेट वहां पे काफी अच्छा चाहिए, वहीं पे एग्रीकल्चर हो पाएगा। इसे ही अरेबल लैंड भी बोलेंगे। अरेबल लैंड क्या होती है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। जो ये नीचे मैप दिया गया है उसमें कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, वरना हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। जैसे ये यूरोप का कुछ पार्ट है, यहाँ एग्रीकल्चर होती है। इंडिया में मैक्सिमम पार्ट में एग्रीकल्चर होती है। चाइना का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ एग्रीकल्चर होती है। ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अफ्रीका का कुछ पार्ट ऐसा है, और ये साउथ अमेरिका का। ये क्या है? अमेरिका। अमेरिका में इस वाले रीजन को ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए बोला जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जहाँ ग्रीन ग्रीन साइन है ना, वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है।
तो एग्रीकल्चर किस कहाँ होती है? फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए होती है? सॉइल। सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, आप अलग अलग टाइप्स की सॉइल पढ़ेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है। क्लाइमेट कैसा चाहिए? जहाँ पे बारिश हो, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, वहीं पॉसिबल हो सकती है एग्रीकल्चर। अब हम टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, विसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मतलब जो सॉइल पे कल्टीवेशन किया जाता है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे हम रेयरिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, उसको फार्मिंग भी बोलते हैं। सीरीकल्चर, सीरी मीन्स सिल्क वॉर्म, कल्चर मीन्स फार्मिंग। सिल्क वॉर्म की जो फार्मिंग की जाती है कमर्शियल स्केल पे उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। फिशी मीन्स फिश ब्रीडिंग, और कल्चर मीन्स उनका प्रोडक्शन। तो फिश का जो प्रोडक्शन किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पजेस उसको बोलते हैं फिशिकल्चर। बीटी मीन्स ग्रेप्स, ग्रेप्स का कल्टीवेशन जहाँ किया जाता है उस प्रोसेस को विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज, उसको बोलते हैं। कमर्शियल यूज याद रखना है, ऐसे बिना कमर्शियल यूज के नहीं होगा टर्म डिफाइन। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। इंडिया में और वर्ल्ड में कितने टाइप के फार्म सिस्टम होते हैं? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट द सिस्टम। इसमें कुछ इनपुट्स का यूज होता है, जैसे सीड्स, बीज का ही। सबसे पहले जो अगर कोई खेत है, ठीक है, ये प्लॉट्स है, तो इसमें सबसे पहले तो एक बीज चाहिए, सीड चाहिए। फिर सीड को ग्रो करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर भी चाहिए। और जो ये सीड है जब बड़ा हो जाएगा, जब फसल बन जाएगी तो हार्वेस्टर की जरूरत होगी। तो हार्वेस्टर क्या है? मशीन है। और लेबर की भी जरूरत होगी। मशीनरी प्लस लेबर, इतनी चीजों की इनपुट्स में जरूरत है, तब एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो वही दिया गया है यहाँ पे। जैसे इनपुट में क्या है? मशीनरी, ट्रैक्टर की जरूरत होती है खेत को जोतना, जो टिलिंग बोलते हैं उसको। सीड्स, केमिकल्स, इसमें प्रोसेस कौन कौन सी होती है? ये इनपुट्स हो गए, मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। प्रोसेस कौन कौन सी हो गई? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। प्लोइंग मीन्स खेत को जोतना, सोइंग मीन्स जो बीज हम खेत में जब लगाते हैं तो इसको सोइंग बोलते हैं। स्प्रेइंग मीन्स जो फर्टिलाइजर हम जब डालते हैं तो इसको प्रोसेस बोलते हैं। आउटपुट क्या आएगा? क्रॉप आएगी। फिजिकल इनपुट कौन कौन से होते हैं? ये तो हमने देखा कि ह्यूमन क्या क्या इनपुट देता है। अब ये हम देखेंगे नेचुरल इनपुट कौन कौन से होते हैं। जैसे रेनफॉल चाहिए होता है, यही क्लाइमेटिक फैक्टर भी है। रेनफॉल चाहिए अच्छा, सॉइल अच्छा चाहिए, जो स्लोप होती है स्लोप भी उतना अच्छा चाहिए, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा चाहिए, सन साइन मतलब सूरज की रोशनी कितना होना चाहिए, वो सब डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर की वजह से ही फिर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाती है। ह्यूमन में क्या है? स्टोरेज के लिए कोई जगह चाहिए, क्योंकि जो क्रॉप आएगी उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, ठीक है। लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, केमिकल्स चाहिए। ये जब सारे फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर प्लस नेचुरल फैक्टर, ये सारे फैक्टर मिलेंगे तब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप की होती है? एक होती है सब्सटेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? जो हम अपने जीवन निर्वाह भी बोलते हैं इसको। लोग अपने जीवन को जीने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं। मैक्सिमम लोग जो गांव वाले एरिया में होते हैं, जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, तो वहां पे वो लोग थोड़ा सा क्रॉप ग्रो करते हैं, जिससे वो अपने घर का खर्चा, घर के लिए खाने के लिए निकाल लेते हैं उसमें से, ठीक है। उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब आज के टाइम में जो फार्मर्स हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं? कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। बहुत बड़ा वाला प्लॉट लेंगे, उस पे ट्रैक्टर का यूज करेंगे, बड़े बड़े हार्वेस्टर का यूज करेंगे, उससे फिर क्रॉप ग्रो करेंगे, लार्ज स्केल पे फार्मिंग करेंगे। जैसे टी प्रोडक्शन हो गया, वीट हो गया,
तो उसको बोलेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी। हाउस होल्ड लेबर मतलब टेक्नोलॉजी की उतना जरूरत होती नहीं है, घर का जो लेबर होता है उसी से यूज में आ जाता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंस फार्मिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इंटेंसिव सब्सटेंस, एक होती है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मीन्स जो घर में जितना टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं चाहिए, घर के जो लोग हैं उसको बोलेंगे, जो इनका यूज करके जो एग्रीकल्चर की जा रही है इसको बोलेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस। सिंपल टूल्स का यूज हो रहा है, इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ रही। एक साल में 2 क्रॉप्स कर ले रहे हैं, जैसे राइस है उसको जून जुलाई में ग्रो किया, उसके बाद उसको काट लेते हैं फसल को अक्टूबर नवंबर में, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर वीट को ग्रो कर लिया तो सर्दियों के टाइम पे वीट हो जाता है। इसे ही इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। एक होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब प्रिमिटिव मतलब जो पुराना तरीका है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। ये जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो कहाँ पे होती है? ये मॉनसून रीजन में होती है। मॉनसून रीजन में क्या होता है? जहाँ पे बारिश काफी अच्छी हो, जैसे साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। अभी हम आपको मैप में दिखाते हैं ये तीनों जगह, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया वाली जो जगह हैं। साउथ एशिया, जो ये एशिया है, एशिया इतना बड़ा है, वहां पे जो साउथ एशिया है, ये वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होगी एग्रीकल्चर। ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश काफी अच्छी होती है, तो सॉइल उतना ज्यादा हार्ड होती नहीं है, तो उतना मशीन की भी यूज की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से काम चल जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। इसके एग्जाम्पल क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जहाँ पे स्लैश एंड बर्न मेथड होता है। सबसे पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड लेंगे, उसमें जो पहले से ही उगी हुई घास घास वगैरह होंगी उसको पहले जलाएंगे, फिर उससे उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करेंगे। फिर 4-5 साल तक, जब तक उसकी फर्टिलिटी लूज नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, तो फर्टिलिटी जब तक यूज लूज नहीं हो जाती तब तक उस लैंड का यूज करेंगे। फिर जब फर्टिलिटी उसकी चली जाएगी, उस प्लॉट ऑफ लैंड को छोड़ के फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं फार्मर्स। फिर वहां पे जाके वहां पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 साल के बाद जब, या 5 साल के बाद जब वापस आते हैं वो इस वाली लैंड पे जो उन्होंने पुरानी छोड़ी होती है, वो उसकी फर्टिलिटी दोबारा से आ जाती है। फिर उसके बाद दोबारा उसी लैंड का यूज करते हैं। तो इसी जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। ये डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले ये प्रैक्टिस कहाँ होती है? थिकली फॉरेस्टेड एरिया, एमेजोन बेसिन। एमेजोन बेसिन कहाँ है? साउथ अमेरिका में। मैप में याद करो साउथ अमेरिका कहाँ पे है और वहां पे एमेजोन बेसिन कहाँ पे है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो मैंने बताया था आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो वो वाला एरिया है, वहां पे ये वाली प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि यहाँ पे कौन रहते हैं? ट्राइबल पीपल रहते हैं और बड़े बड़े जंगल हैं, तो वहां पे स्लैश एंड बर्न मेथड भी यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे अभी हमने देखा था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जा रही थी यूज, वहीं पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, इन वाली जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इसका डेफिनेशन याद रखो। These are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। सबसे पहले क्या होता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, फिर उसमें से एस को मिक्स किया जाता है, वहां पे ग्रो की जाती है। ये वाली जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। द एस जो उससे राख होगी, निकलेगी, उसको मिक्स किया जाएगा सॉइल को,
and crop like maize, yam, potato, cassava are growing. After the soil lose its fertility, soil की जब fertility lose हो जाएगी तो फिर क्या होगा? The land is abundant and cultivator move to a new plot. इसे ही स्लैश और बर्न मेथड भी बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। जैसे जूमिंग कहाँ बोला जाता है? इंडिया में। मिल्पा कहाँ बोला जाता है? मैक्सिको, MM। रोका कहाँ बोला जाता है? ब्राजील, लदाख, मलेशिया। ये याद रखना है। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, ये डिजर्ट वाले एरिया में की जाती है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है कि पशु को पालना, उसे ही नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। लोग भेड़ बकरी पालते हैं, कैमल्स को पालते हैं लार्ज स्केल पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती, उसको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। जैसे कौन कौन से रीजन है? सहारा, सेंट्रल एशिया, सहारा रीजन हो गया, सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया, कुछ पार्ट में इंडिया में जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इस वाली फार्मिंग में क्या होता है? हर्ट्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉर्डर, चारे के लिए और बाटर के लिए, फॉर अलोंग डिफाइंड रूट, एक डिफाइंड रूट होता है, वहां पे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्टेंट एंड टेरेन की वजह से। इसमें सीप का रेयरिंग करते हैं, कैमल का, याक का, गॉट का। इनसे हमें मिलता क्या है? ये हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वुड, हाइड, जिसका यूज करते हैं जो हर्डर्स होते हैं, जो इनको पालते हैं, वो इनका यूज करते हैं, मार्केट में ले जाके उसको बेचते हैं, उसी से उनकी फार्मिंग चलती है। ठीक है, जीवन निर्वाह चलता है उसी से। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल फार्मिंग, crop are grown and animal are reared for sale in the market, मार्केट में सेल करने के लिए इनका यूज करते हैं, तो इसे ही कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। एरिया कौन कौन सी हैं कमर्शियल फार्मिंग की? जैसे नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, वहां पे जब लार्ज स्केल में कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट, मेज का, कमर्शियली ग्रोन के लिए, इसे ही कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। दीज एरिया, ये एरिया कैसी होती है? स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में फैले होते हैं, या सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप एक ग्रो होती है, वहां पे कमर्शियल फार्मिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं लोग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स तीन चार चीजें एक साथ चलना, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। द लैंड इज ग्रोन फॉर ग्रोइंग, फूड के लिए, फॉडर के लिए, रेयरिंग लाइव स्टॉक, तीन चीजें। मतलब वहां पे एक लैंड है, उसका यूज हम लोग फ्रूट्स के लिए भी कर रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल उगा रहे हैं उसी पे। फॉडर मतलब जो हमने कुछ गाय भैंस है उनको पाल के रखा है, उनके लिए चारा के लिए, फॉडर के लिए, और लाइव स्टॉक रेयरिंग भी करते हैं, उसी को मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ये प्रैक्टिस कहाँ होती है? ये प्रैक्टिस होती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ये रीजन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि काफी ज्यादा अच्छे रीजन है, प्रॉस्परस रीजन है, यहाँ पे वेल्थ आती है, क्योंकि यहाँ तीन चार चीजें एक साथ हो जाती हैं। ठीक है, अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ही है। यहाँ पे कोई भी सिंगल क्रॉप है, जैसे टी, कॉफी, शुगर कैन, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, इनको बहुत लार्ज स्केल पे मतलब उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, कैपिटल मीन्स रुपए की भी जरूरत होती है। दे प्रोड्यूस
may be processed on the farm itself or in the nearby factory। मतलब जो टी हमने जो प्रोडक्शन किया उसका मार्क वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में लेके जाएंगे, वहाँ लार्ज स्केल पे उसको पैकेजिंग वगैरह करके मार्केट में सप्लाई करेंगे, उसको ही प्लांटेशन बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर काफी अच्छा होना चाहिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ, ये जैसे इक्वेटर है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्टिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। तो जो ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लांटेशन एक्टिविटी हो वो वहीं पे होती है। जैसे मलेशिया में क्या होता है, मलेशिया इंडिया के इधर साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है रबर का प्रोडक्शन। कॉफी होती है ब्राजील में, यहाँ ब्राजील है। टी कहाँ होती है? इंडिया में होगी, श्रीलंका में भी होती है, यहाँ पे प्लांटेशन होता है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? अब कुछ क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट, जूट, कॉटन। जूट कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप कौन कौन सी हैं? टी और कॉफी। राइस के बारे में देखो, राइस क्या है? मेजर फूड क्रॉप है। हम लोग अगर खाने के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर जो हम अपनी डाइट फुलफिल करते हैं वो गेहूं और चावल का डाइट ज्यादातर होती है हमारे में। तो राइस क्या है? फूड क्रॉप है। ये स्टेबल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए होती है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जो मैंने बताया था कि राइस ग्रो कब होता है? जून जुलाई के टाइम पे, जब बारिश हो रही होती है, गर्मी हो रही होती है, तब। तो हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब बारिश, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी और रेनफॉल। इट ग्रो बेस्ट इन एलुबियल क्लेई सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल चाहिए वो कैसी चाहिए? एलुबियल क्लेई सॉइल चाहिए, जहाँ पे पानी क्या रहे? लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे, रह सके वहां पे। चाइना लीड करता है, मतलब चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये तीन चार चीजें याद रखनी है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए। और चाइना क्या है? नंबर 1 चाइना, सेकंड नंबर पे क्या है? इंडिया, फिर है आएगा जापान। लेकिन आपको वो सब याद नहीं रखना, चाइना याद रखना है, फिर इंडिया याद रखना है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में होता है बांग्लादेश। 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। इंडिया में 2 से 3 क्रॉप ग्रो की जाती है। वीट के लिए क्या है? वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, मैंने बताया था सर्दियों के टाइम पे होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेनफॉल उतना नहीं चाहिए, मॉडरेट ही चाहिए। यहाँ पे वेल ड्राइड लूमी सॉइल पे होता है, जहाँ पे जो पानी है उतना ज्यादा इकट्ठा ना हो, तो लूमी सॉइल में होगा। ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूएसए में, फिर कनाडा, फिर अर्जेंटीना, फिर रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। इंडिया में ये जो क्रॉप है वो विंटर में ग्रो की जाती है। ठीक है, तो वीट का नंबर 1 कोई पूछे तो किसको बोलना है? यूएसए को। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? कनाडा। और यहाँ लूमी सॉइल चाहिए, और वहां पे क्या चाहिए थी? एलुवियल एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए होती। मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलेट कौन से होते हैं? इन्हें कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, मोटे अनाज। ये लेस फर्टाइल सॉइल पे ग्रो होते हैं और सैंडी सॉइल पे। एग्जाम्पल, राजस्थान में जो सॉइल है वहां पे मिलेट ग्रो किए जाते हैं। एमपी में, तो यहाँ पे क्या है?
लो रेनफॉल, रेनफॉल उतना नहीं चाहिए। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चाहिए। एडुकेट रेनफॉल चाहिए। एग्जाम्पल मिलेट्स के कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी। अदर कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री में ग्रो होता है? नाइजीरिया, चाइना, नाइजर। अब मेज के बारे में पढ़ेंगे। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मेज में मॉडरेट, मेज मीन्स मक्का, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए होती है। ये भी ग्रो होता है जून जुलाई के टाइम पे, जब राइस होता है तभी। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, लॉट ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। ये ग्रो होता है नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको। इसको याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका में होता है सबसे ज्यादा मेज, फिर आता है ब्राजील में, फिर आता है चाइना। अब कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन में हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, 210 मतलब 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है फॉर इट्स ग्रोथ के लिए। ये बेस्ट कहाँ ग्रो करती है? ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल में। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है? यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का। मेन रॉ मटेरियल कॉटन के लिए क्या चाहिए? ये जो कॉटन है मेन, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जो कपड़े बनाए जाते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग फैक्टर पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है। हु डिस्कवर्ड कॉफी प्लांट? कॉफी प्लांट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? देयर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट डिस्कवरी ऑफ कॉफी। इन अबाउट 850 AD, काल्दी एन अरब गॉड हर्डर है एक, who was puzzled by the cure antics of his flock, tasted the bearing of the evergreen bush on which the gods were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो जो गॉड को एक किसान के बारे में ही है कि वो उनको फीड करवाने लेके गया, तो उसने एक अलग टाइप का एक पौधा देखा जिसको गॉड, जो बकरी थी वो फीड कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि इसका तो अलग ही टाइप का पौधा लग रहा है, तो ऐसे ही उसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, कॉफी की डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट कहाँ होती है? इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसमें एलुवियल सॉइल। जूट से याद रखो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट होता है, तो इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। यहाँ हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। क्रॉप कौन कौन सी ट्रॉपिकल एरियाज में होती है? जो बांग्लादेश सबसे नंबर 1 पे है। अब कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। कॉफी रिक्वायर्ड वार्म वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए होती है। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राजील है वो नंबर 1 है प्रोड्यूसर। फिर क्या आएगा? कोलंबिया, फिर इंडिया। टी क्या है? एक बेवरेज क्रॉप है। हमने देखा था कि कॉफी और टी दोनों बेवरेज क्रॉप थी। आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट, मीन्स ये सर्दियों में होता है। वेल ड्रेन्ड, बारिश भी चाहिए पूरी साल के लिए। ये भी माउंटेनियस एरिया में ही होता है। ब्राजील भी माउंटेनियस एरिया में होता है, लेकिन ये लूमी सॉइल चाहिए होती है। इसीलिए इंडिया में ये कहाँ पे होता है? कर्नाटका वाले रीजन में होता है, क्योंकि वहां पे लूमी सॉइल मिल जाती है और यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई चाहिए, तो इसीलिए कर्नाटका वाले रीजन में होता है। यहाँ पे नॉर्मल कूल क्लाइमेट चाहिए, तो ये काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है टी।
टी में लूमी सॉइल की ही जरूरत होती है, जेंटल स्लोप चाहिए इसको, लेबर है बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इंडिया में होता है, केन्या में होता है, सबसे ज्यादा केन्या में होगा। फिर इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की डेफिनेशन रखना है याद। Agricultural development refers to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Agricultural development होता है जब हम फार्मिंग लार्ज स्केल पे करते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। ये क्रॉप एरिया को बढ़ा के भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, एक साल के अंदर 2 या 3 क्रॉप्स को ग्रो कर लो, तब भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो जाएगा ज्यादा। या फिर इरिगेशन फैसिलिटी काफी अच्छे कर दो, फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा कर दो, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का। ये सारे जो तरीके हैं इनसे हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना है, इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाता है। द अल्टीमेट जो एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो क्या है? इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन या फिर फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जैसे हमने देखा था साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडिया वगैरह का पार्ट है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है स्मॉल प्लेट ऑफ लैंड पे, सिर्फ वो अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, ये अपना जीवन जीने के लिए। और जबकि जो लार्ज होल्डिंग होती है वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पॉपुलेशन कम है, खेती ज्यादा है, तो मशीन का यूज करके काफी बड़े प्लॉट ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर की जाती है। With the help of 2 cases studies of farm, one from India and other from USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, और यूएसए है डेवलप्ड कंट्री। तो दोनों का डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे हम, कि दोनों जगह पे अलग अलग कैसे की जाती है। इंडिया का जो फार्मर है वो क्यों गरीब है, यूएसए का एक फार्मर वो क्यों इतना ज्यादा पैसे वाला है, और वो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो क्यों इतनी ज्यादा अच्छी है, बेटर है, वो सब हम पढ़ेंगे। एक फार्म इन इंडिया, इंडिया में फार्मिंग कैसी होती है? सबसे पहले एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। मुन्ना लाल एक छोटा किसान है जो जिनके पास 1.5 हेक्टेयर की जमीन है। जो उनका घर है वो मेन विलेज में है। वो परचेज करता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, हर साल करता है। द लैंड इज फर्टाइल, लैंड तो फर्टाइल है ही, एंड ही ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप इन अ ईयर। जो ज्यादातर जो हम लोगों के किसान हैं वो एक साल में 2 क्रॉप ग्रो करते हैं। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ही टेक्स अ ट्रैक्टर, उसने एक ट्रैक्टर लिया रेंट पे खेत को जोतने के लिए। दो सम ऑफ द फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लक, जो गाय होती हैं, बैल होते हैं, उनका यूज करते हैं वो लोग प्लोइंग के लिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने बहुत सारे लोगों से जो एडवाइस लेने के बाद फिर उसने ट्रैक्टर ले लिया। दिस इज अ ट्यूबवेल, देयर इज अ ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल है जहां से वो पानी लेता है अपने खेत को। अब मुन्ना लाल के बारे में देखेंगे। मुन्ना लाल के पास क्या है? 2 बफेलो हैं, कुछ हेन्स हैं। He sell milk in the cooperative store located in the nearby town, एक town के पास। He is a member of cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animal, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination के बारे में देखेंगे। मतलब इसमें जो बफेलो है और कुछ मतलब मुर्गी हैं, बफेलो से उसने मिल्क लिया, वो पास के जाके कस्बा में बेच दिया, तो उससे वहां पे इनकम हुई, तो उसको बोलेंगे एक ये वाली प्रैक्टिस हो रही है। और फ्यू हैंड्स का यूज क्या कर रहा है वो?
अंडे जो आ रहे हैं उनको यूज कर रहा है बेच के। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम, जो उसके घर के जो लोग हैं वो उनका हेल्प कर रहे हैं फार्मिंग एक्टिविटी में। सम टाइम ही टेक्स क्रेडिट, कुछ रुपए उधार लेता है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कुछ बीज, अच्छे बीज लेने के लिए किसान लेता है। कुछ इम्प्लीमेंट, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो लेंगे उसके लिए जो रुपए लेगा तो वो उधारी पे ले लेता है। ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो मंडी में बेच देगा पास के ही गांव में। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, फार्मर्स के पास रखने के लिए उतना ज्यादा जगह नहीं होती, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। जैसे गेहूं के दाम है वो कम है, 15 रुपए kg चल रहे हैं, लेकिन फार्मर को पता है कि कुछ टाइम के बाद इसका प्राइसेस बढ़ेगा, 20 रुपए kg हो जाएगा। लेकिन फार्मर को क्या, उसके पास जगह नहीं होती रखने के लिए, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो भीग जाएगा गेहूं, और कभी उसमें पेस्ट लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, उतने कम रुपए में ही बेचना पड़ता है। ये इंडिया के जो किसान हैं उनकी हालत है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे यूएसए के किसान के बारे में। इंडिया में छोटा एवरेज साइज 1.5 हेक्टेयर था, लेकिन यूएसए में कितना है, 250 हेक्टेयर है, बहुत बड़ा साइज होगा। फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, खेती में ही रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप कौन ग्रो करता है, कॉर्न हो गया, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। जॉय हॉरन, ये एक यूएसए का आदमी है जॉय हॉरन, जो फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए का, इन लावा स्टेट में रहता है, लोवा स्टेट में। इसके पास 300 हेक्टेयर की जमीन है। ये कॉर्न ग्रो करता है अपने खेत में। श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड ऑफ द क्रॉप। एडुकेट मेजर्स आर टेकिंग टू कंट्रोल द पेस्ट, इसके ये काफी अच्छे मेजर्स लेता है, मतलब पेस्टिसाइड डालता है कि उसके खेत में कोई भी पेस्ट ना हो जाए that can damage the crop. From time to time, he sent the soil sample to the soil testing laboratory to check whether the nutrient are sufficient or not. जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, ये अपनी सॉइल को भेजता है टेस्टिंग लैब में कि इसके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं या नहीं। The result helped Joy Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which give them a precise picture of the farm. खेत में उसको बार बार जाने की जरूरत भी नहीं है, उसका जो कंप्यूटर है वो उससे कनेक्टेड है, उसे पता चलता रहता है कि खेत में क्या हो रहा है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जहाँ पे उसने देखा कि पेस्ट का अटैक हो रहा है तो वहां पे पेस्टिसाइड डाल देगा, जहाँ उसने देखा कि उतना ग्रो नहीं कर रही है क्रॉप तो वहां पे फर्टिलाइजर का डाल देगा। ये यूज करते हैं ट्रैक्टर का यूज, जबकि इंडिया में उतना ज्यादा ट्रैक्टर नहीं थे, लोग प्रिमिटिव मेथड का यूज कर रहे थे, वेल वगैरह का, जो गाय वगैरह होती है उनका यूज। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, सीड ड्रिल का यूज हो रहा है, लेवल का यूज हो रहा है, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। अब जो अनाज आ रहा है, ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसी। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर। ऐसा हो रहा है। इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आप लोग इसके जो आंसर हैं, टिक द करेक्ट आंसर, उनको कमेंट में बताइए आंसर और फीडबैक दीजिए आंसर। ठीक है, ये जो वीडियो है ये हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।